तो नमस्कार, मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं द एजुकेशन अड्डा पर। हमारी बात चल रही थी कल, जहां पर हमने क्लास को विराम दिया था बेटा, वो अपने पशुपालन की बात चल रही थी कक्षा 11वीं में। और हमारी बात चल रही थी बेटा पशु पशु प्रजनन से संबंधित समस्याओं के बारे में हमारी बात चल रही थी कि अब जो हमारा पशुपालन हो रहा है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं पशुओं का प्रजनन है, ये एक अति आवश्यक चीज पशुपालन या डेयरी फार्म में हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार से हम नई नई नस्लों का विकास कर सकते हैं और किस प्रकार हम नई नई नस्लों से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसी के बारे में बात चल रही थी हमारी। लेकिन पशु प्रजनन में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। क्या बेटा? पशु प्रजनन में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। अब वो कौन कौन सी समस्या है बेटा, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कल हमारी कुछ समस्याओं पर बात हो चुकी थी बेटा, जैसे उन्नत नस्ल की पशुओं की कमी, ये हमारी बात हो गई थी, क्योंकि हमारे देश में उतने अच्छे उन्नत नस्ल के पशुओं का अभाव है बेटा। इसीलिए उन्नत नस्ल की कमी होने की वजह से हम नई उन्नत नस्ल का विकास इतनी जल्दी से या इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगली बेटा, पशु प्रजनन में असमर्थ होना, ये मैंने आपको कल बताई थी। इसके बारे में हमारी कल बात हुई थी। पशु प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनको हम इतना अच्छा आहार नहीं दे पाते हैं, जो कि उनकी पशु प्रजनन जो क्षमता होती है बेटा, प्रजनन क्षमता होती है, उसको हम कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम उतना अच्छा प्रजनन को ध्यान में रखकर देने वाले आहार हम पशुओं को नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से पशु प्रजनन में भी कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलती। यहां तक हमारी बात हुई थी बेटा। देर से प्रौढ़ होना, ये भी हमारी इस बारे में बात हो गई बेटिया। बेटा बेटा या बेटी, हमारे देश में गाय व भैंस अपेक्षा से देर से प्रौढ़ होते हैं। और ये भी मैंने आपको बोला है, अरे आज के समय में तो इंसान ही समय से इंसान नहीं बन पाता है, तो गाय भैंस से हम क्या उम्मीद करें। इसीलिए गाय भैंस भी देर से प्रौढ़ होते हैं। इंसान ही देर से प्रौढ़ नहीं हो पाते, वो ही हमेशा बच्चा बना रहता है, तो हम गाय भैंस या जानवर से क्या उम्मीद रखें बेटा। इसी प्रकार एक समस्या ये हमें देखने को मिलती है बेटा, लेट मैच्योरिटी या देर से प्रौढ़ होना। इसके बाद अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था बेटा, पशु का लंबे समय तक सूखा रहना। सूखा रहना का मतलब है एक बयान से दूसरे बयान का जो बीच का समय होता है बेटा, उसमें कहीं ना कहीं काफी लंबा अंतराल हमें देखने को मिल जाता है। यह पशु में यह बात आम देखी गई है कि दो बच्चे पैदा करने के अंतराल का समय काफी लंबा होता है। मतलब एक बयान से लेकर दूसरे बयान का जो समय होता है बेटा, एक बयान से लेकर दूसरे बयान का जो समय होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा देखने को मिलता है। एक बयान से दूसरे बयान का जो समय होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद बार बार गर्भपात होना, वही वही बात है। जो पशु होते हैं बेटा, ये एक जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है बेटा, हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में हम पशुओं को नहीं रखते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो ये गर्भपात की समस्या कई बार हमें देखने को, हमारे घरों में भी हम पशुओं को देखते हैं, कई बार गर्भपात हो जाता है। अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं है बेटा। न्यू न्यू जो पशुपालन से संबंधित है चिकित्सक है, उनकी अभाव की कमी है, उनकी कमी है, वो भी समस्याओं का सामना हमें इसी चीज से देखने को मिलता है। कई बार 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 गर्भपात हो जाता है। ये मैंने आपको कल इतनी बात हमने पढ़ ली थी, 6 पॉइंट तक। बात करते हैं बेटा 7वें पॉइंट की, बार बार ऋतुमय होना। बार बार ऋतुमय होना, बार बार ऋतुमय होना कहने का मतलब बेटा बहुत से पशुओं जैसे गाय भैंस भेड़ों में ऐसा देखा गया है कि हर बार गर्भित कराने पर भी वे हर महीने ऋतुमय हो जाती है। कभी कभी तो वे 2 या 3 महीने तक ऋतुमय नहीं होती है तथा गर्भवती समझा जाने लगता है, तथा उसके पश्चात फिर ऋतुमय हो जाती है, तो पशुपालक की आशाओं पर पानी फिर जाता है। इस प्रकार वह पशु 3-4 महीने बेकार पड़ा रहता है तथा आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। कहने का मतलब है बेटा कि जब पशुओं का हम संकरण करवाते हैं, जब पशुओं का हम संकरण करवाते हैं, बेल सांड के साथ मान लो गाय का संकरण करवाया, संकरण करवाने के बाद हमें क्या लगता है बेटा, हमें लगता है कि हमारी गाय अब गर्भवती हो जाएगी, हमारी गाय अब क्या होगी बेटा, गर्भवती हो जाएगी। लेकिन 2 या 3 महीने तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गाय गर्भवती है, 2 या 3 महीने तो हमें ऐसा लगता है हमारी गाय गर्भवती है, लेकिन अचानक वापस वो ऋतुमय हो जाती है। मतलब वापस वो प्रजनन की जो क्रियाएं होती है उसको करने के लिए आतुर होती है बेटा, प्रजनन क्रिया करने के लिए वापस आतुर होती है।
तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये गाय क्या हो गई है बेटा, प्रजनन पूरी तरह से नहीं हो पाई है, बछड़े को जन्म ये नहीं दे पाएगी। और ये समस्या हर जगह हमें पशुओं में देखने को मिलती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारी आशा रहती है बेटा, वो आशा हमारी टूट जाती है। यहाँ पर अरे हमने तो सोचा बच्चा आएगा, हमने तो सोचा बच्चा आएगा, लेकिन बच्चा नहीं आया। गाय तो फिर ऋतुमय हो गई, गाय तो फिर ऋतुमय हो गई। गाय ने फिर सोचा तुम्हारी आशाओं पर मैं खरी नहीं उतरूंगी, तुम्हारी आशाओं पर मैं खरी नहीं उतरूंगी। मैं तो जो मेरा दिमाग होगा, ये जो मेरा काम होगा वही करूंगी। तुम्हें बच्चा नहीं दूंगी, और तुम्हें बच्चा नहीं दूंगा, तुम्हें दूध का उत्पादन भी नहीं दूंगी। हमें उम्मीद रहती है कि अब बच्चा आ जाएगा और हमें दूध का उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन गाय तो ठहरी गाय, अरे गाय तो ठहरी गाय, वो तो हमें क्या देगी, अरे धोखा देगी। क्या देगी, धोखा देगी। इसीलिए बेटा कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर हम भरोसा करेंगे अरे वो तो धोखा देगी। जिस पर हम भरोसा करेंगे वो तो धोखा हमें देगी। यही बात यहाँ बोली गई है। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट है प्रजनन के लिए उत्तम सांडों का अभाव। प्रजनन के लिए उत्तम सांडों का अभाव। प्रजनन करने के लिए बेटा गायों के साथ या भैंसों के साथ प्रजनन करने के लिए बेटा इतने अच्छे क्वालिटी के उत्तम सांड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं बेटा। अब उत्तम सांड की जो क्वालिटी होती है बेटा, कैसे निर्धारण करते हैं? उत्तम सांड या उत्तम भैंसे की जो क्वालिटी का निर्धारण हम करते हैं बेटा, ये उनके सीमन या वीर्य के आधार पर हम उनका निर्धारण करते हैं। किस पर करते हैं बेटा? वीर्य के आधार पर उनका निर्धारण करते हैं बेटा। देखो मादा पशुओं की संख्या को देखते हुए उत्तम सांडों की संख्या काफी कम है। अगर मादा पशुओं की बात करें तो मादा पशुओं की जितनी संख्या है बेटा, उतनी संख्या में उत्तम प्रकार के सांड नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तम प्रकार के जो सांड या बेल है बेटा, वो हमें नहीं मिल पा रहे। मिल तो पा रहे हैं पर ऐसे ही मिल रहे हैं, कैसे? आलसी सांड मिलेगा या फिर आलसी भैंसा मिलेगा, लेकिन उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और हमें क्या चाहिए बेटा? हमें कैसी नस्ल चाहिए कि सर हमें तो उत्तम प्रकार की नस्ल चाहिए। कैसी बेटा? उत्तम प्रकार की नस्ल चाहिए जो कि अधिक से अधिक दूध का उत्पादन करे। अरे जब दूध का उत्पादन करने के लिए हमें उत्तम नस्ल बनानी है, और उत्तम नस्ल बनाने के लिए हमारे पास उत्तम पेरेंट्स ही नहीं है, तो क्या काम के? अरे क्या काम का? जब जो पैदा करने वाले हैं वही किसी काम के नहीं है, तो जो पैदा होगा बेटा वो किस काम का रहेगा? कि सर वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है बेटा, मादा पशुओं की संख्या को देखते हुए उत्तम सांडों की संख्या में काफी कमी है या कम है। परंतु इस समस्या का समाधान सुलझाने में कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन विधि का बड़ा हाथ है। अब क्या होता है बेटा, हमारे देश में उत्तम सांड की कमी है। अरे हमारे देश में उत्तम सांड या उत्तम भैंसे की कमी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, दूसरे देश में जाकर, अरे दूसरे देश में जाकर हम थोड़ी जाएंगे कि पता लगा हम एरोप्लेन में बैठ के 1-2 लाख का 2-4 लाख का खर्चा करके कहीं हॉलैंड गए, और हॉलैंड जाके हॉलिस्टीन फ्रीजियन के पास गए, भैया थोड़ा सा हमें सीमन चाहिए या वीर्य चाहिए ताकि हम हमारी गाय या हमारी भैंस को गर्भवती कर सके। अरे ये तो संभव नहीं है बेटा। तो क्या होता है बेटा, जितने भी पशुपालन जो केंद्र होते हैं बेटा, जो पशुशालाएं होती है, कहने का मतलब है जितने वेटनरी कॉलेज होते हैं, पशु चिकित्सालय होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, विभिन्न प्रकार के उत्तम सांड या उत्तम भैंसे के जो वीर्य होता है बेटा, जो सीमन होता है बेटा, उनका कलेक्शन वहां पर पाया जाता है। और उन वीर्य या सीमन का हम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। गाय या भैंस के गर्भाशय में हम आर्टिफिशियली रूप से, कैसे बेटा? आर्टिफिशियली रूप से उस वीर्य को हम गर्भाशय ग्रीवा में छोड़ते हैं। कहां पर छोड़ते हैं बेटा? गर्भाशय ग्रीवा में छोड़ते हैं। उसके पश्चात हमारी गाय या भैंस कैसे हो जाती है बेटा? बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है। अरे तुमसे पूछेगी थोड़ी कि मैं बच्चे दूं, अब तुम तो जाके तुम्हारा क्या काम करोगे? कृत्रिम गर्भाधान कर दोगे, और कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद फिर वो हो जाएगी बेटा गर्भाधारण
कर लेगी और गर्भधारण करने के बाद एक उत्तम प्रकार की नस्ल आपको प्रदान करेगी और इसके बाद उस उत्तम नस्ल से तुम खूब दूध पियो और खूब घी खाओ और खूब बाजार में बेचो। ठीक है बेटा। देश में लगभग 15,000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बनाए गए हैं। कितने कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बेटा? लगभग 15 से 20,000 कृत्रिम गर्भाधान हमारे देश में उपस्थित है, जहां पर कृत्रिम गर्भाधान गाय या भैंसों का किया जाता है। वहां पर विभिन्न प्रकार जितने भी उत्तम क्वालिटी के सांड या भैंसे हैं, उत्तम क्वालिटी के सांड या भैंसे हैं, उनका वीर्य वहां पर प्रिजर्वेशन या इकट्ठा करके रखा जाता है और उसी वीर्य या सीमन का उपयोग हम कृत्रिम गर्भाधान में करते हैं। यहां तक समझ में आया बेटा? इसके बाद जहां पशुपालक उन्नत सांडों के वीर्य से अपने पशु गर्भित करा सकते हैं। अरे यही बात मैंने बोली रे, जो उन्नत सांड होते हैं उनका वीर्य रखा रहता है और उनके द्वारा ही कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब अपन अगली बात करते हैं बेटा। अगली बात है 9वां नंबर की जो हमारी बात है बेटा, पशुपालकों में पशु प्रजनन संबंधी तकनीकी के विषय में जागरूक नहीं होना। अरे कुल मिला के ज्ञान नहीं होना, कुल मिला के जानकारी ना होना। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। पशुपालन जो है एक बहुत आर्ट एवं जो कहते हैं ना कला और विज्ञान, पशुपालन में बेटा कला भी चाहिए और विज्ञान भी चाहिए और आपको उससे संबंधित ज्ञान भी चाहिए। अब पशुपालक जो होता है बेटा, अच्छी उत्पादन की नस्ल तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो किस प्रकार से उनका प्रजनन करवाएं, इससे संबंधित तकनीकी उसके पास नहीं होती है। क्योंकि आज भी भारत में बेटा किसानों के पास ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाके हैं बेटा, आज भी वहां पर शिक्षा का अभाव देखा जा सकता है। बात करें बेटा, इसके बारे में हमारी बात चल रही है, पशुपालन का कार्य प्राय अशिक्षित एवं रूढ़िवादी कृषकों द्वारा ही होता है। जो अशिक्षित या रूढ़िवादी होते हैं वही पशुपालक का काम करते हैं, जो पशु प्रजनन संबंधी तकनीक अपनाने में अनभिज्ञता एवं जागरूकता की कमी को दर्शाते हैं। उनमें इस चीज से संबंधित जागरूकता नहीं होती है बेटा, अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी का मतलब ये नहीं है बेटा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होना, इस विषय से संबंधित उनको ज्ञान नहीं होता है बेटा। कृत्रिम गर्भाधान विधि के द्वारा कैसे अपने साधारण पशुओं से उन्नतशील नस्ल को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें वे कोई रुचि नहीं लेते हैं। क्या होता है बेटा, गांव में भी क्या होता है, जो सूखी गाय या कम दूध उत्पादन वाली जो नस्लें होती हैं, उनसे भी हम एक उन्नत प्रकार की नस्ल जो आने वाली पीढ़ी है, अच्छे अच्छे सांड या अच्छे अच्छे भैंसों का जो वीर्य होता है, उनके द्वारा हम कृत्रिम गर्भाधान करके अच्छी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनमें किसान, आज भी किसानों क्या करते हैं, किसान लोग वगैरह जो होके जो पशुपालक होते हैं बेटा, वो इन विधियों का उपयोग ना करते हुए प्राकृतिक विधि से वहां के ही किसी लोकल सांड के साथ उस गाय की मैटिंग करवाते हैं और अगली नस्ल को लेकर जाते हैं, जो कि इतनी अच्छी उन्नतशील नहीं होती है बेटा। वे अपनी गाय को प्राय घूमने वाले सांड से मिलाते हैं। कैसे? जो वहां पर आसपास जो घूमते हैं उन्हीं सांड से उनकी मैटिंग करवाते हैं बेटा। जो वहां पर जो लोकल सांड होते हैं उन्हीं सांड के द्वारा वो अपनी गाय की मैटिंग करवाते हैं और उनसे ही मिलवाते हैं, जिससे प्राप्त होने वाले पशु कितना उपयोगी होगा, संदिग्ध होता है। उन्हें ये नहीं पता बेटा जो अगली नस्ल आएगी वो कितनी उत्पादक होगी या कितनी अनुत्पादक होगी। अगर हम उन्नत सांड का वीर्य लेके आएंगे तो आप सभी जानते हैं, अगर उन्नत सांड का वीर्य होगा जो कि प्रभावी होता है बेटा, जो प्रभावी होगा वो अपने गुण कैसे डालेंगे, प्रभावी गुण ही वो अगली नस्लों में डालेंगे। लेकिन जो गांव के आवारा सांड वगैरह जो घूमते रहते हैं, अगर वो उनसे करवाएंगे बेटा अपनी गाय का मीटिंग करवाएंगे, तो उन्हें ये नहीं पता होगा बेटा कि अगली जो नस्ल आने वाली है वो उत्पादक होगी या अनुत्पादक होगी। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? अब अपन बात चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी, मतलब शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड वर्कर। पशुओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधी आधुनिक तकनीकों को समझाने एवं उनके प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है, परंतु ऐसी प्रशिक्षित व्यक्तियों की भारी कमी है। आज हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 वेटनरी कॉलेज है। कितने वेटनरी कॉलेज है बेटा?
इतना बड़ा मध्य प्रदेश है जहां पर 8 से 10 करोड़ जनसंख्या फिलहाल की स्थिति में, आज की स्थिति में हो गई है और ज्यादा भी हो गई है। उन 10 करोड़ जनसंख्या में कितने तो पशुपालन, कितने ही लोग ग्रामीण में ही रहते हैं, लगभग 60 से 70% लोग गांवों में निवास करते हैं, और वे सब लगभग उन 60 से 70% में 60 से 70% लोग उनमें भी पशुपालन का कार्य करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में हमारे राज्य में पशुपालन का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कितने वेटनरी कॉलेज है, पशु चिकित्सा कॉलेज है? मात्र 3 पशु कॉलेज हैं जो कि इससे संबंधित रिसर्च और इसका काम करते हैं। और उनसे पढ़कर जो निकले हुए छात्र स्टूडेंट रहते हैं वो सीमित संख्या में ही होते हैं, और सीमित संख्या में होने की वजह से कभी कभी सरकारों के द्वारा जो सरकारी भर्ती की जो परीक्षाएं होती है बेटा, उनमें भी कहीं ना कहीं कई सालों का अंतराल होने की वजह से इतने अच्छे पशु चिकित्सक हमें नहीं मिल पाते हैं, और उसकी कमी हमें कहीं ना कहीं गांवों में देखने को मिलती है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? हम आगे बात कर रहे हैं बेटा नंबर जो, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारा पॉइंट क्या है? पशुओं की दशा सुधारने के उपाय क्या है बेटा, कि किस प्रकार से हम पशुओं की दशा सुधार सकते हैं। इसके पहले जो हमने पॉइंट पढ़े हैं बेटा, वो किसके बारे में पढ़े हैं? इसके पहले जो हमने पढ़ाई करी है वो पढ़ी है कि कैसे पादप प्रजनन में जो पादप प्रजनक होते हैं, सॉरी पादप प्रजनन नहीं, पशु प्रजनन में क्या क्या हमें समस्याएं देखने को मिलती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पशुओं की प्रजनन करने में क्या क्या समस्याएं हमें आ सकती है, इसके बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े। अशिक्षित होना, नॉलेज ना होना, उत्तम प्रकार के सांड हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं होना, लोगों में रूढ़िवादी का होना, तो ये कई सारी समस्याएं हमको उस समय देखने को मिलती है, और आज भी वही देखने को मिलती है। इसी कारण से पशु का जो प्रजनन होता है बेटा, वो इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है बेटा, पशुओं की दशा में सुधार के उपाय। पशुओं की दशा सुधारने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। पशुओं की दशा सुधारने के लिए सबसे आवश्यक है पशुपालन को व्यवसाय के तौर पर अपनाना तथा इसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या होता है बेटा, कभी कभी गांव में जब कोई बड़ा परिवार रहता है और जब वो गाय और भैंस का पालन करता है, तो वो सिर्फ अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पशुपालन का काम करता है। अगर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर वो पशुपालन करेगा बेटा, तो वो इतना ध्यान पशुओं पर नहीं दे पाएगा। सिर्फ इतना ध्यान देगा कि वो इतना दूध का उत्पादन कर दे ताकि हमारी घर की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सके। और इतना तो जनरली हो ही जाता है। अगर आप 3 से 4 भैंस नॉर्मली भैंस रखो, देसी किस्म की देसी नस्ली रखो आप, तो भी आपका दूध उत्पादन इतना हो जाता है कि आपके परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि वो 3 से 4 गाय या भैंस पूरी कर सकते हैं। अगर हमें पशुपालन करना है बेटा, तो पशुपालन को व्यवसायिक या कमर्शियल तौर पे हमें देखना होगा। कैसे हम इस पशुपालन को एक लाभ का धंधा बना सकते हैं, इस ओर अगर हम बात करेंगे या इस ओर बढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से पशुपालन को एक लाभ का धंधा बना सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इसमें सुधार के जो दृष्टिकोण है वो इसको आसानी से स्थापित कर सकते हैं। सुधार के दृष्टिकोण स्थापित कर सकते हैं जब हम इसे एक व्यवसाय के तौर पर चालू करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? पहली बात आती है हमारी यहां पर, पशुपालन के लिए उन्नत नस्ल की गायों तथा भैंसों का चयन करना चाहिए तथा अपनी गायों को उन्नतशील विदेशी सांडों से गर्भित कराना चाहिए। सबसे पहली बात तो है बेटा कि अगर पशुपालन कर रहे हैं और हमें लाभ चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा? लाभ चाहिए। तो सबसे पहले जो पशुओं का चयन करते हैं, हमें उसमें उन्नत नस्ल का चयन करना चाहिए। ऐसी नस्ल का चयन कभी नहीं करना चाहिए जिसको हम आहार, खाना पीना या उसके ऊपर व्यय तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उससे उतना अच्छा उत्पादन हमें नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक नुकसान का सौदा हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा हो सकता है। इसीलिए ऐसी नस्लों का चयन करना चाहिए बेटा। ऐसी नस्लों का चयन करना हमें चाहिए जो उत्पादक प्रकृति की हो, और इसके साथ साथ अपनी गायों को उन्नतशील विदेशी सांडों से गर्भित कराना चाहिए। अब उन्नतशील सांडों से गर्भित कराना चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि गाय और भैंस को एरोप्लेन में बिठा के दूसरे देश में ले गए और वहां से गर्भित करा के लाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि चलो यार आज विदेश चलते हैं, आज अमेरिका चलते हैं, आज हॉलैंड चलते हैं,
अरे आज तो इंग्लैंड चलते हैं, जर्सी गाय से हम हमारी गाय को गर्भित कराएंगे। तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि हमारी गाय को हमने एरोप्लेन में बैठा के इंग्लैंड ले गए और जर्सी सांड से वहां पर मीटिंग करा दी। नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारी गाय होती है उसको उन्नतशील, जैसे अगर हॉलिस्टीन फ्रीजियन की बात करूं मैं, जर्सी सांड की बात करूं, या कोई भी हमारे इंडिया में भी जो नस्लें चलती है, जैसे साहिवाल चलती है, साहिवाल सांड जो चलता है, साहिवाल गाय जो कि दुधारू नस्ल होती है, उन सांडों से उनकी मेटिंग करवानी चाहिए, उनसे उनका गर्भधारण करवाना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो बेटा कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाते हैं? उन उन्नतशील सांडों का जो वीर्य होता है बेटा, उन उन्नतशील सांडों का जो वीर्य होता है वो हमारी गाय में इंसेमिनेशन करवाना चाहिए, तभी जाकर हमें आने वाले समय में एक उन्नत नस्ल प्राप्त हो सकेगी और कहीं ना कहीं हमारी जो पशुपालन है ये एक व्यवसाय का रूप लेगी या लाभ का धंधा बन के हमारे सामने आएगी। ठीक है बेटा। इसके बाद नस्ल सुधार केंद्र के स्थापना होनी चाहिए। नस्ल सुधार केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। जिस प्रकार हम कृषि में देखते हैं बेटा, जिस प्रकार हम फसल में देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न फसलों के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बात करें तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है हमारे इंदौर में। अरे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है तो ये सोयाबीन से संबंधित रिसर्च करता है। इसी प्रकार बेटा अगर पशुपालन की जो पशुपालन है हमारा, उसमें भी हम पशुओं के लिए एक ऐसे केंद्र की स्थापना करें जहां पर हमें नई नई जानकारियां मिले, पशुओं के बारे में नई नई जानकारियां मिले, नस्ल को कैसे सुधारते हैं इसके बारे में जानकारियां मिले, तो कहीं ना कहीं पशुपालन में हमें ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलेगी बेटा। एवं कृत्रिम गर्भाधान के प्रति जागरूक अभियान चलाया जाना चाहिए बेटा। इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश में, गाँव में, कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। कहीं ना कहीं किसान इससे डरते हैं और सोचते हैं बेटा कि ये डॉक्टर तो हमसे फालतू पैसे लेके जाएगा और हमारी गाय गर्भधारण नहीं कर पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। वो क्या करता है डॉक्टर, एक इतनी बड़ी बाल्टी लेके आता है, तुम्हें पता होगा दूध की, उसमें क्या लेता है बेटा, उन्नतशील सांडों के वीर्य को इकट्ठा करके लाता है और हमसे पूछता है कि बेटा, हमसे पूछता है कि बताओ किस प्रकार की आपको नस्ल चाहिए, और हम बता देते हैं कि हमें तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन जैसा दूध चाहिए, हमें तो साहिवाल जो नस्ल होती है उस प्रकार का हमें दूध चाहिए। तो बेटा फिर वो क्या करता, उसी वीर्य को, उस उत्तम सांड के वीर्य को हमारी गाय में प्रवेश करवाता है और एक उन्नत प्रकार की नस्ल हमें कुछ ही समय बाद देखने को मिलती है। कहते हैं ना बेटा, पुण्य की जड़ कहाँ होती है बेटा, पाताल में होती है। तो इसी प्रकार यही वाली बात है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना वृहद स्तर पर होनी चाहिए। आज बेटा बहुत कम ही जगहों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बने हैं। तो अगर हम पशुपालन को और अच्छा बनाना है या और अच्छा लाभ का धंधा बनाना है तो जगह जगह पर क्या होना चाहिए बेटा, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी होना चाहिए, जहां पर पशुपालक जो है वो आसानी से जाकर अपनी गाय के लिए उत्तम सांड के वीर्य का प्रबंधन कर सके और आने वाली नस्लों को सुधार सके। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम। अगला है बेटा चारागाह के समुचित प्रबंध होना। अरे प्रबंधन जो सब प्रजनन वगैरह ये तो हो गया, अरे जो इंपॉर्टेंट काम तो हो गया, लेकिन खाना भी तो इंपॉर्टेंट है। अरे जिंदगी में खाना भी जरूरी है, सब वही काम जरूरी है, खाना भी जरूरी है बेटा, वही काम जरूरी नहीं है कि सर प्रजनन ही प्रजनन करा करो। अरे बिना खाए पिए प्रजनन नहीं कर पाओगे रे गधों, ताकत तो चाहिए ना। और ताकत कहां से आएगी कि सर ताकत तो खाने पीने से आएगी। ठीक है, तो भैया चारागाह की समुचित प्रबंध होना चाहिए। चारा भी जरूरी है। कैसा जरूरी है? चारा वगैरह भी जरूरी है खाने के लिए। हरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए बेटा। अरे पशुओं को 12 महीने हरे चारा नहीं मिल पाता है बेटा, इसीलिए पूरे 12 मंथ के लिए भी हरे चारे की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। पशुओं के लिए उन्नत राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी राशन की? उन्नत राशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज भी होना आवश्यक है। तभी तो बेटा पशुओं में क्या आएगी, ऊर्जा आएगी, तभी तो पशु हमारे अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन या उत्पादन हमें दे पाएगा। पशु के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अरे बीमार भी तो पड़ेंगे रे, क्या पड़ेंगे? अरे बीमार भी तो पड़ेंगे, खाएंगे पिएंगे प्रजनन ही करेंगे क्या?
अरे बीमार भी पड़ेंगे कभी कभी, तो उसके लिए भी उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए बेटा। आपको रोगों के बारे में पता होना चाहिए, संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग क्या है। पता चले तुम्हारी गाय को खुरपका मुंहपका रोग है, और तुमने 2-4 गाय को एक साथ बांध दिया, और एक साथ बांधने के बाद उनको चारा वगैरह डाला, तो एक गाय के साथ क्या होता है बेटा, जो एक गाय जो होती है हमारी, उसको फूट एंड माउथ डिसीज होती है, खुरपका मुंहपका, और उसी के चारे या खिलाने पिलाने से अन्य गाय को भी ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए बेटा इन चीजों का भी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहां तक क्लियर है आपको सबको? संक्रामक एवं घातक रोगों के लिए टीकों का निर्माण, सघन टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया सभी को? इसके बारे में अब हम बात करेंगे कल की कक्षा में। जो हमारे 7वें पॉइंट की बात है, ये हम करेंगे कल की कक्षा में, इसके बारे में बात करेंगे। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहे, और जितना पढ़ाया उसके बारे में सघन या गहन अध्ययन करके फिर कल अब हमारी कक्षा में हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान। धन्यवाद।